नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति 90 करोड़ रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा है कि राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवर्धन और विस्तारीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाला इन्वेस्टर समिट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। समिट की तैयारी में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी तक जो काम हुए हैं उसमें तो राज्य के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाएगा, विकास से राज्य के युवाओं को जोड़ने का काम करेगा, उससे भी सरकार की तरफ से प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम के इस बयान पर विपक्षी पार्टी ने जुबानी हमला बोल दिया। माहौल है और अब तक कितना करार हो चुका है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के राजस्व को और साथ में यहाँ के रोजगार को, हमारे नौजवान युवाओं को जो हमारे राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने का अधिकतम जिनकी प्राथमिकता होगी, हम उन सभी को प्राथमिकता देंगे। शुक्रवार रात को ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास बीच सड़क पर पर्यटकों के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई थी। तो वहीं देहरादून के एएसपी अजय सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ऋषिकेश पुलिस और एसओजी की टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। बता दें कि सीसीटीवी की मदद से कई गाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को देवप्रयाग के 3 धारा से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों की गाड़ी से लाठी डंडे और हॉकी स्टिक भी बरामद की गई है। उस दौरान एएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों को गठित कर दिया गया था। इसके बाद एसओजी और ऋषिकेश थाना पुलिस ने देर रात ही चारों आरोपियों को देवप्रयाग के पास से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया। विकास नगर में मेट्रो था, तो 19 तारीख की सुबह जो है यमुना नदी में उसके पास एक व्यक्ति का शव मिला था और शव के परीक्षण से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से गले पर कुछ निशान था, तो संदिग्धता प्रकट हो रही थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई थी। 20 तारीख को उसकी पहचान जब हुई थी, उसके बाद उसके भाई नितिन कुमार ने पहचान करी थी और अरुण कुमार नाम से मृतक था। इसकी जो पहचान की गई, इसके पहचान के बाद जिस तरह से संदिग्धता उसने भी प्रकट करी कि अचानक से वो गायब है और एक दिन से उसका पता नहीं चला। उसने रिश्तेदारों और जानकार लोगों को पता कर रहा था, उसकी मुकदमा को दर्ज कर दिया गया अज्ञात के विरोध में। जब वहाँ पर काफी हमने जो बैक वैक में सीसीटीवी और अन्य चीजों की जानकारी सब की, तो उसको पता चला कि यह हत्या जो है प्रेमी के साथ मिलकर जो है उसकी वाइफ के द्वारा मृतक की गई है और इनके द्वारा ही जो है बहाने से शराब पिलाने के बहाने ले गए थे। वहाँ पर तमचे से गला घोटकर हत्या करने के बाद उसको यमुना नदी में डाल दिया गया। खबर लक्सर से है, जहां गंगनौली गांव के ग्रामीण और जेके टायर फैक्ट्री प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है, जिसके बीच बचाव में पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन और पिटकुल अधिकारियों के बीच तहसील मुख्यालय में मीटिंग रखी थी, मगर इस मीटिंग का कोई हल नहीं निकला। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पहले ग्रामीणों से वादा किया गया था कि वो उनके बेरोजगार बच्चों को नौकरी देंगे, लेकिन अब फैक्ट्री प्रबंधन अपनी बात से मुकर रहा है। साथ ही कहा है कि जब तक फैक्ट्री प्रबंधन उनके परिवारों को
लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगी। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि वो मुआवजा राशि किसानों को दे सकते हैं, लेकिन उनकी हाईकमान द्वारा नौकरी के लिए साफ तौर पर मना किया गया है। जो भी स्टेक होल्डर जो 132 केवी की लाइन गुजरेगी उससे प्रभावित होने वाली जो किसान हैं उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और जेके टायर के प्रतिनिधियों की जो उस संबंध में स्थिति क्या है, ये फीडबैक पूरा लिया गया है। दोनों के बीच एक मंच उपलब्ध कराया गया पुलिस और प्रशासन के माध्यम से कि वो आपस में संवाद कायम कर सकें और किसी सकारात्मक हल निकाल सकें। हमारी जो जमीन जा रही है जिसके ऊपर 132 केवी की लाइन जा रही है वो उसके बाद काफी इफेक्टेड होगी और उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए उनकी ये मांग है कि हमारे परिवार के लोगों को जो है उसमें नौकरी दी जाए कंपनी में। और कंपनी वालों का ये कहना है कि उनकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो तब से लेकर के अब तक चेंज हो गया है और कंपनी के पास अभी नौकरी दिए जाने की कोई व्यवस्था उनके रूल एंड रेगुलेशन में नहीं है। किसान अपनी मांग को लेकर के वहाँ पे धरने पे भी बैठे हुए हैं और वो रोड के जो कंस्ट्रक्शन है उसका विरोध कर रहे हैं। आज बात होगी 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस की। 5 सीटों को लेकर दोनों ही दल कसरत शुरू कर चुके हैं। अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी संगठन को लेकर कसरत शुरू कर दी है। साफ है कि लोकसभा चुनाव होने में अभी कम वक्त बचा है, लेकिन उत्तराखंड में भी सियासी दल अभी से ही अपनी अपनी जीत के दावे कर दूसरे दलों को मात देने का दम भर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी विषाद बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने जहां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को कराकर अपनी तैयारियों का शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जनता के बीच जाकर अपने आप को मजबूत करने और इस चुनाव में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में जुटी हुई नजर आ रही है। भाजपा अपने मजबूत संगठन के आधार पर इस चुनावी तैयारी में दूसरे दलों से 2 कदम आगे चलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी भी इस बढ़त को अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रदेश नेतृत्व और उनके कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव में यही तैयारी जीत का आधार बन सके। बीजेपी का दावा है कि संगठन स्तर पर अभी तक की जो तैयारी की गई है उसमें चुनाव की सभी टीम तैयार हो चुकी हैं। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक पार्टी अपने मोर्चा, टीमों और पन्ना प्रमुखों को नियुक्ति कर चुकी है। बीजेपी दम भर रही कि जैसे 2014 और 19 की तरह ही 2024 में भी 5 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस कहीं भी नहीं टिकेगी। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं कई बार कांग्रेस का खाता बंद कर रखा है उत्तराखंड में और अब तो पूरी तरह से सीजी कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को चुनने वाले हैं। कि जब जनता ने ही खाता उनका पिछली बार भी नहीं खोला और इस बार भी नहीं खोलेगी तो ये अपना खाता कहाँ से खोलेंगे। जिस प्रकार से दिवा स्वप्न लगातार देखते आ रहे हैं इनका कहीं कोई सपना पूरा नहीं होने वाला। ये सब जनता अच्छी तरह जानती है कि किसका खाता हमें खोलना है। वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर बीजेपी सरकार की नाकामियों को बड़ा मुद्दा बना रही है और जनता के बीच फैली इस नाराजगी को अपना चुनावी हथियार बनाकर इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है। तो ये प्रचंड बहुमत का नशा है जो भाजपा के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है और जनता लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है। बेरोजगार पेपर लीक प्रकरण के आरोप लगा रहे हैं। विकास नाम की चीज उत्तराखंड में नजर नहीं आ रही है। केवल विज्ञापनबाजी और बयानबाजी सरकार की ओर से खूब हो रही है। जन आक्रोश है किसानों का। आप देख लीजिए लगातार सड़क पर उतरे हुए मुआवजे की मांग को लेकर के, जो है फसलों के उचित भुगतान की मांग को लेकर के सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो सरकार को युवाओं का, महिलाओं के और जनाक्रोश के कारण निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ेगा और इसे कोई भी नहीं नकार सकता।
उत्तराखंड में आंकड़ों के लिहाज से सीटों की संख्या भले ही 5 हो, लेकिन इन 5 सीटों पर जीत का संदेश देश के दूसरे राज्यों में सियासी लाभ पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में जब पीएम मोदी की उत्तराखंड के प्रति अटूट श्रद्धा रही है, तो बीजेपी इस श्रद्धा को भुनाना चाहती है और एक बार फिर उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल कर केंद्र में मोदी को मजबूत करना चाहती है। जबकि कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्य के भीतर बेरोजगारी बढ़ता, अपराध कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। खैर, अब किसकी तैयारी में कितना दम है ये तो चुनाव में पता चलेगा, मगर इतना जरूर है कि इस बार का रण भीषण होगा, ये तय है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। और प्रगति सांस्कृतिक समिति पैट पड़ाव के तत्वाधान में रामलीला चल रही है, जिसमें पहली बार 50 सालों में महिला शिक्षिका ने सूर्पनखा किरदार निभाया है। किरदार ऐसा निभाया कि दर्शक देखते रह गए। दरअसल प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति पैट पड़ाव के तत्वाधान में पिछले 50 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें 50 सालों में पहली बार सूर्पनखा के रोल किसी महिला ने निभाया है। वहीं शिक्षिका ने कहा है कि मैंने देखा है सूर्पनखा के किरदार पर कई लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से हो हल्ला या तरह तरह की बातें की जाती थी। जी, काफी अच्छा को मिला और इनके भाव काफी अच्छा है। एनजीपीजी से बीकॉम से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। इस बार मेरा मास्टर्स है अभी बीकॉम में, मास्टर्स पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पिता की भूमिका निभाई है 4 साल और पिछले बार और देहरादून की बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी दशहरे मेले का आयोजन 24 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शिरकत करेंगे। इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। बता दें कि इस बार का सबसे ऊंचा रावण देहरादून का है, जो एक इतिहास रचेगा। हर बार हमारा एक प्रोग्राम का मुहूर्त जो होता है 5:30 बजे, 5:15 में हमारा लंका दहन है। उसके बाद हमारे मेघनाथ, कुंभकर्ण 2 पुतलों का दहन होगा और उसके बाद हमारे सीएम साहब, विधायक, मेयर पुतले की पूजा करने के बाद उनका दहन करेंगे। 6:05 का मुहूर्त हमारा रावण दहन का रहता है और 6:05 पे ही हमारे साल रावण दहन। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में शनिवार को स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुआ और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान अपराध के खिलाफ लड़ते हुए उत्तराखंड पुलिस ने भी जो जवान अपने खोए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति दिवस की परेड पर पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया और कि समस्या जो भी आपके सामने आ रही है वो समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, मेरे विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है, एसीआर लिखने से पहले ही किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2000 रुपया भी अलाउड है। वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। तो कई बार जवानों में आप जानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो जवानों के वेलफेयर के लिए बड़ा कदम है। यद्यपि इसमें खर्चा होगा, अब ये देखते हैं कि राज्य सरकार सरकारी हॉस्पिटल में होता है या प्राइवेट में भी अलाउ करती है, बट हर साल जवानों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना है सरकारी खर्चे पर, ये बहुत बड़ा कदम है वेलफेयर की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके आगे के लिए हम
जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी और यह स्मरण दिलाने का दिन भी है। और इसलिए हमने आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अपने सभी संगठन को मजबूत करने में पंच परमेश्वर योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मोर्चे पर अब बीजेपी तैनात नजर आ रही है और अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कि इसमें काम करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि अब बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। लगातार अपने संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी राज्य भर के जो 12,000 हमारे बूथ हैं उन बूथों पर हमारी कमेटियां बनी हैं। अभी हमारे पंच परमेश्वर सम्मेलन प्रस्तावित हैं। इन पंच परमेश्वर सम्मेलनों में हमारे मंडल के, हमारे जो बूथों के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्षा हैं, BLA 2 हैं और हमारे बूथों के सचिव, ऐसे 5 लोगों को उनकी प्रतिष्ठा स्थापन के लिए उनको सम्मानित भी किया जाएगा और ऐसे सभी लोगों को बुलाकर एकत्र करके उनके सम्मेलन किए जाएंगे, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी होगा और हम लोकसभा की तैयारियों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, उनकी मेहनत पर अपनी 5 लोकसभा की सीटों को एक बार पुनः। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारी प्रशासन पूरे जोरों शोरों से कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व से अब तक राज्य में 55,000 करोड़ के निवेश के MOU साइन कर चुके हैं। तो वहीं सीएम की माने तो जो भी निवेशक यहां पर आएगा उसमें राज्य हित के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले, राज्य के युवाओं को और लाभ पहुंचाने वाले निवेशकों को ही प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि इस बार जो इन्वेस्टर समिट की थीम सरकार की तरफ से रखी गई है वो सभी को पसंद आ रही है। फिलहाल निवेशकों में उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर उत्साह दिख रहा है और राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन निवेशकों के जरिए राज्य में निवेश होगा और विकास की राह आसान होगी। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और UAE में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। देहरादून में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई। वहीं जनसभा बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान किए गए लोकार्पण प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि बीजेपी की सत्तासीन सरकार ने अति उत्सुकता के चलते आधे अधूरे प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण करवाया है, जो सही नहीं है और कहा है कि ऐसे में सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करनी चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है, अपने झूठ और आडंबर से कम प्रधानमंत्री जैसे ओहदे के व्यक्ति को तो दूर रखना चाहिए था। अब कितनी बड़ी किरकिरी है, कितना बड़ा डेंट है और कितना बड़ा उपहास है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आपने ऐसी योजनाओं का उनसे लोकार्पण करवा दिया जो अभी पूरी तक नहीं हुई है। लोकार्पण का अर्थ होता है कि जो योजना पूरी हो चुकी हो और जनता को समर्पित हो जाए, लेकिन अभी तो उसमें बहुत काम बाकी है। आधा अधूरा काम आपने प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन भी करवा दिया, लोकार्पण भी करवा दिया। ये अपने आप में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है या ये मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के संज्ञान में थी ये बात, ये भी सोचने वाली बात है कि आपने जो आज ये किरकिरी प्रधानमंत्री की कराई है वो उसमें सम्मिलित कौन कौन लोग।
और देहरादून के डीएवी कॉलेज में शाम के समय अचानक दीवार सड़क की तरफ ढह गई, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर उपस्थित राहगीरों ने मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया और युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतका के भाई ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण कॉलेज पर केस दर्ज कर दिया। डीएवी के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें एक दीवार थी वहाँ पर 12 फीट के करीब लंबी, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसके अचानक गिरने से वहाँ पर सुषमता तोमर नाम की युवती थी, जो उसकी चपेट में आ गई। उसका भाई भी साथ में था, जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और भाई भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। चूँकि इसको देखते हुए मौके पर तत्काल जो भी थे अस्पताल भेजा गया और इसके बाद भाई की तरफ से मृतक का भाई की तरफ से इसमें 304 एकड़ डीएवी प्रबंधन की लापरवाही पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज पोस्टमार्टम टीम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लिए जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में दीवार जर्जर थी, क्यों नहीं उसका मेंटेनेंस हुआ, या उसके लिए अगर कोई पत्राचार किया गया था तो किन कारणों से वो नहीं टूट पाई और नहीं बन पाई। इन सभी चीज़ की लापरवाही के एंगल पर इसमें जाँच की। और ऋषिकेश से बीती रात एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार पर्यटकों में से एक हवा में असला लहराता दिख रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को पकड़ने का एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कोतवाल और चौकी प्रभारी को अल्टीमेटम दे दिया है, जहां उन्होंने दोपहर 12 बजे तक फायरिंग करने वाले आरोपी को न पकड़ने पर लाइन हाजिर होने की चेतावनी दी है। और देहरादून में मिलावटखोरों पर अलर्ट मोड जारी है। बता दें कि त्योहारों की सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षण विभाग अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी पीसी जोशी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी और कहा है कि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। साथ ही कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाइयाँ, मावा, दूध, दही, पनीर इत्यादि में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे जिले के एंट्री पॉइंट है, उसमें हम लोग ये सैंपलिंग करेंगे और जो सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं निगम प्रशासन पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने निशाना साधते हुए कहा है कि निगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खानापूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की जाए और वो भी लगातार की जाए। साथ ही कहा है कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं है, जिस कारण डेंगू के मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं। जिसके जवाब में नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष ने कहा है कि नगर निगम के करीब 100 कर्मचारी नगर निगम क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बेनी सेना की सभी महिला कर्मचारी भी लोगों के घरों में रुके पानी सहित साफ सफाई को लेकर जागरूक कर रही है। देखिए, फॉगिंग, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहां फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहां करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। और फॉगिंग में आप क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, कि वो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए और वो असरदार भी होना चाहिए। यदि फॉगिंग हो रही है तो फिर डेंगू क्यों पसार रहा है अपने पैर? डेंगू को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है।
पर लगभग हमारे 100 लड़के स्विममैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैंडी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जाकर के, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सेल का छिड़काव करना। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।